डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। ये चैप्टर 4 है आपका 11th क्लास का। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि मांग क्या है, मांग के कितने प्रकार हैं, मांग वक्र क्या होता है, मांग का नियम क्या कहता है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं, और उसके बाद आपका मांग के अपवाद, उसके बाद आपका मांग में कमी और मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, इन सभी के बारे में आपको डीपली इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा मांग। मांग क्या होता है? सिंपल सा, हमारे दिमाग में जब मांग को लेके बात करते हैं तो एक वर्ड आता है कि डिमांड। मांग क्या है? तो मांग का मतलब यहाँ पर यह है कि जहां पर एक व्यक्ति किसी वस्तु की निर्धारित कीमत पर उसको खरीदने के लिए तैयार हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि फ्री में मांगने वाला मांग नहीं, मांगने का मतलब उसके बाद देने के लिए पैसे हो, तब वो किसी चीज की मांग करता हो, उसे मांग कहते हैं। जहां पर एक व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में कुछ दे और उसके बदले में वो किसी वस्तु की मांग कर सके, तो उसे कहा जाता है आपका मांग। पर एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत जरूर होगी यहाँ पे। दूसरा टॉपिक है आपका मांग के प्रकार। मांग के दो प्रकार है। अगर हम मांग के प्रकार की बात करें तो मांग को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग, और दूसरा है आपका बाजार मांग, बाजार मांग। आप देखिए व्यक्तिगत मांग क्या होती है? जहां पर एक व्यक्ति की जो मांग होती है, एक फर्म की जो मांग होती है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग। और बाजारी मांग जहां पे समाज की जो मांग होती है, एक समूह की जो मांग होती है, उसे बोलते हैं आपका सामाजिक समाज, उसे बोलते हैं हम बाजारी मांग। ठीक है। तो इसी तौर पे व्यक्तिगत मांग और बाजारी मांग आपको बताया क्या होता है। और अब आगे आते हैं मांग वक्र। मांग वक्र किसे कहते हैं? देखा होगा आपने। सबसे पहले मांग वक्र से क्या होता है कि मांग वक्र, जैसे ये आपको मैंने दर्शाया है, इस तरह से मांग वक्र को दर्शाते हैं। और जो ये लाइन होती है इसे मांग वक्र कहा जाता है। परंतु इसको पहले आपको डिटेल में मैं थोड़ा बता दूं, तब जाकर आपको ये डीपली समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया आपको मांग का नियम क्या कहता है। ये वर्ड हम पहले समझेंगे तभी इसको पॉइंट को हम समझ पाएंगे। तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है तो उसकी मांग कम होती है। मतलब कि मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घट जाती है, या एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मांग का नियम लागू होता है। तो अभी कभी भी आपको डेफिनेशन लिखने को आए कि मांग का नियम क्या कहता है, तो मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत घट जाती है। इस तरह लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम आपको मांग का नियम के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टेबल के तौर पे मांग का नियम दर्शाते हैं कि मांग का नियम कैसे काम करता है, ताकि आप उसको डीपली समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने टेबल के जरिए यहाँ पे मांग का नियम दर्शा रहा हूं आपको। यहां आप देखेंगे, इधर मैंने लिख दी कीमत और इधर लिख दी मांग। मांग भी लिखा हो सकता है और मात्रा भी लिखा हो सकता है, ऐसा कोई डाउट मत समझिएगा। तो यहां पर कीमत जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे 5 6 7 8। अब कीमत बढ़ रही है तो मांग तो भी घटेगी, 10 8 7 6। जैसे ही बढ़ेगी और ये वैसे ही घटेगी। ठीक है। और अगर ये आपका घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसी तौर पे एक जो डायग्राम है, जो मांग वक्र है, उसके तौर पे मैं आपको दर्शा देता हूं। जैसे कि मांग वक्र, तो इस साइड आप दिखाएंगे कीमत को, पी प्राइस 1 5 क्या था आपका, 5 6 7 8। और इधर आप दिखाएंगे मात्रा को। मात्रा थी आपकी 6 7 8 10। तो जब यहाँ पे क्या है, जब प्राइस आपका 8 है तो डिमांड आपकी मात्रा कितनी मिलेगी, मांग कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी, 6 होगी। जब प्राइस 7 हो गया तो डिमांड भी आपकी 7 हो जाएगी। जब प्राइस 6 हो जाएगा तो डिमांड आपकी 8 हो जाएगी, और जब प्राइस 5 हो जाएगा तो डिमांड आपकी 10 हो जाएगी। तो इसी तरह एक घटता है तो एक बढ़ता है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा।
तो इसी तरह हमें क्या होता है, मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर, इसका ढलान नीचे की ओर होता है और इसे मांग वक्र कहते हैं। इस लाइन को जो ये ढलान है इसी को हम कहते हैं मांग वक्र। इसका ढलान हमेशा नीचे की ओर होता है, मतलब कि कैसे, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से आपको इसको मांग वक्र को दर्शाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपको मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। अब जैसे हमने यहाँ पे व्यक्तिगत मांग और बाजारी मांग के बात पढ़ा था, वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सबसे पहला होता है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, व्यक्तिगत मांग को, और दूसरा होगा आपका बाजारी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, बाजारी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। अब यहाँ पर दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है कि व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं और बाजारी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, चौथा मैंने बताया यहाँ पे आपको संभावनाएं, और पांचवा मैंने आपको यहाँ पे बताया पांचवा जो यहाँ पे वो है रुचि, उपभोक्ता की रुचि, ये हम इसे बोल सकते हैं उपभोक्ता की रुचि, कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट था उपभोक्ता की आय। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, जब उसकी आय कम होगी तो उसकी मांग भी घट जाएगी। जैसे कि मान लो कोई उपभोक्ता है, उसकी आय 10,000 से 20,000 हो गई, तो वो क्या करेगा, वो फल खाएगा, सब्जियां अच्छी लेगा, दूध पिएगा, बाइक में घूमेगा, घट जाएगी तो वो क्या करेगा, फल खाना बंद कर देगा, केवल सब्जियां खाएगा, सस्ती सब्जियां खाएगा, बाजार से पटरी पर से कपड़े खरीद कर पहनेगा। तो इस तरह से उपभोक्ता की आय का मांग पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत कम होगी तो व्यक्ति उसको ज्यादा लेगा, और वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो उसको कम लेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मूंगफली, मूंगफली लोग क्या लेते हैं, आधा किलो 1 किलो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कीमत कम है। और इसी का एग्जांपल एक हम बात के बादाम, बादाम आदमी क्या लेता है, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, इससे ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि उसकी कीमत, संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुओं दो प्रकार की होती हैं। इसके बारे में आपको बता दें कि संबंधित वस्तुएं कैसे काम करती है, कौन सी दो प्रकार की संबंधित वस्तु होती है। संबंधित वस्तु को दो प्रकार से बांटा गया है वस्तुएं। एक तो आपकी होती है इसमें पूरक वस्तुएं, और एक होती है आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, पहले आपको ये बता दें, फिर प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है। पहला पॉइंट है आपका पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो होती है जो वस्तु एक दूसरे पे निर्भर रहती है। अगर एक वस्तु उपलब्ध नहीं होगी तो दूसरा काम नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे पूरक वस्तु का एग्जांपल बताऊं तो आपको कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। अगर अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। कार जो है पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेबल है, एक वस्तु के मौजूद ना होने पर दूसरी वस्तु का होना बेकार है। तो इसी तरह आपको दूसरा बताते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, या ब्लैक पेन या ब्लू पेन। तो यदि यहां पर किसी व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति कॉफी पीता है और कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो वो चाय पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट ऑप्शंस है।
बट पूरक वस्तु में उसके पास कोई भी अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं होता है। क्यों? कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, ऐसा नहीं कि वो पानी से कार चला देगा। तो इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग करने लगता है या दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगता है। परंतु पूरक वस्तुएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, जिन्हें एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसे बोलते हैं पूरक वस्तुएं और इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब जिसका एक स्थान पर दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर लें, तो उसे बोलते हैं आपका प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो इसी तरह मैंने आपको दो संबंधित वस्तुओं के एग्जाम्पल बताए। तीसरा आता है आपकी संभावनाएं। अब क्या होता है, संभावनाएं क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया, संभावनाएं, किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि कल से नमक नहीं मिलेगा, किसी ने कह दिया कल से ये चीज नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? आज ही उसका स्टॉक कर लेंगे। तो इस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कभी। या फिर मान लीजिए किसी ने कह दिया कल से पेट्रोल 10 रुपए बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी आज ही उस वस्तु को अधिक मात्रा में स्टोर कर लेते हैं ताकि कल हमें उसके एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। तो कभी भी जब ऐसा होता है, जब अगले दिन से पेट्रोल लिया, रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल भरना होता है, तो पेट्रोल पंप पे भारी भीड़ लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कल को उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भविष्य में कोई भी संभावना होने की स्थिति होती है वस्तु की, तो उसका व्यक्ति पहले ही स्टॉक कर लेता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका मतलब है आपका उपभोक्ता की रुचि। यहाँ पे मैंने लिखा था रुचि या उपभोक्ता की रुचि। अब मान लो ये क्या होता है, उपभोक्ता की रुचि जो होती है, अब मान लो उपभोक्ता की रुचि, जब उपभोक्ता को किसी चीज की आदत पड़ जाती है या कोई चीज पसंद आने लगती है, तब भी उसकी मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है, तो वो उसी को ही खरीदेगा। तो उपभोक्ता की रुचि, किसी आदमी को बीड़ी पीने की आदत लग गई तो हमेशा वो बीड़ी ही पीते रहेगा, चाहे उसकी कीमत कम हो या ज्यादा हो। किसी आदमी को दारू की आदत लगी, चाहे वो 200 की हो, 400 की हो, 2000 की, फिर भी उसकी मांग करेगा। तो उपभोक्ता की रुचि के ऊपर भी मांग निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचि जिसमें ज्यादा होगी उस चीज को ज्यादा खरीदेगा या उस चीज का प्रयोग ज्यादा करेगा। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन उपभोक्ता की ज्यादा रुचि, हर किसी की डिमांड है, तो इससे लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आपको बता, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग वक्र, या फिर बाजार मांग अनुसूची या बाजार वक्र। इसके दो पॉइंट है यहाँ पे, दोनों के बीच बहुत सा डाउट रहता है स्टूडेंट को। इसको क्लियर करवा देते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पर होता है। यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, एक तो अनुसूची दिया है और एक मांग वक्र दिया है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा उसको समझने का तरीका अलग है। देखिए अनुसूची सबसे पहले क्या होता है, हम छोटा सा वर्ड कहते हैं शेड्यूल। जब किसी चीज की शेड्यूल बनाया जाता है, टेबल बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत अनुसूची। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, मान लो कीमत और मात्रा यहाँ प्रेजेंट कर दी और यहाँ मैंने लिख दिया 5, 6, 7, 8 और यहाँ लिख दिया 10, 8, 7, 6। तो ये क्या हो गया, शेड्यूल बन गया। तो इसे कहा गया आपको व्यक्तिगत मांग अनुसूची। इसी को अगर हम व्यक्तिगत मांग वक्र, अगर हम इसको वक्र के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर देंगे तो इसे हम कह देंगे आपका व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डीपली बताते हैं क्या चीज होती है व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, या फिर बाजारी मांग वक्र क्या होता है। इसी तरह से हम बाजारी मांग अनुसूची को भी यहाँ पर एक या एक से ज्यादा टेबल, 2-3 टेबल बना के क्रिएट करते हैं और उसमें डिफरेंसेस दिखाते हैं कि क्या अंतर है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था व्यक्तिगत का मतलब जहां पर क्या आ गया, एक व्यक्ति की मांग, और यहां पर क्या आ गया, समाज की मांग, राष्ट्र की मांग, और यहां पे समूह या समूह की मांग। तो इस तौर पे जहां पर एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उत्पादक, तो इस तौर पे यहां पे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले व्यक्तिगत मांग में, व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को दर्शाता है या एक व्यक्ति की मांग को दर्शाता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग वक्र।
और जो एक समाज की मांग या एक राष्ट्र की मांग या एक समूह की मांग को दर्शाता है या उसकी अनुसूची को दर्शाता है, उसे बोलते हैं बाजारी मांग वक्र या बाजारी मांग अनुसूची। इस तौर पे आपका यहाँ पर एक व्यक्ति की मांग होती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे परिवार, परिवार के एक परिवार है तो एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमा रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पर समाज की बात करूं तो मैं यहाँ कहूंगा सरकार, सरकार स्कूल खुलवा रही है, रोड बनवा रही है, नौकरियां दे रही है, तो ये क्या है बाजार में, क्योंकि यहाँ पर क्या जो एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या है, तो उसका समाधान कौन करे, सरकार हो गई, एनजीओ हो गए, ये क्या करे, ये लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बड़ी मात्रा में एक लोगों की समस्या है उनकी समस्या का निष्कर्ष निकालने का काम कर रहे हैं, वह है आपका बाजारी मांग अनुसूची या बाजारी मांग वक्र। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं कैसे इसमें डिफरेंस है। मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम है रमेश, ये बाजार गया और बाजार से ये लाया सामान अपने लिए, तो यहाँ पर ये जो सामान लाया है इसकी कीमत निर्धारित कर दी जाएगी कि किस कीमत पे कितना सामान लाया। मान लो ये इसकी कीमत यहाँ पर है कीमत और यहाँ है मात्रा, तो इसकी कीमत और मात्रा को यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा। कीमत ये इसकी थी 6 रुपये, तो ये लेके आया 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, और जब कीमत बढ़ गई कितने हो गई, 6 से 7 हो गई, तो इसने 2 किलो कर दिया, और जब कीमत क्या हो गई 7 से 8 हो गई तो इसने 1 किलो कर दिया। तो जैसी कीमत बढ़ी इसने उसकी क्वांटिटी मात्रा को घटा दिया। तो इसी तौर पे इसका डायग्राम भी बना देते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए डायग्राम में छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बताऊंगा, आपको बनाकर दिखाऊंगा जो आप इजीली इसको समझ लें। तो पहला है 6 7 8, ये है प्राइस और ये है इसकी क्वांटिटी मात्रा। तो मात्रा है आपकी इसकी 1 2 3, इसको मात्रा कह दिया है, मात्रा, और यहाँ पर हम कह देंगे आलू लिख देते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, आलू मूली प्याज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए एग्जांपल है छोटा सा। जब कीमत कितनी थी 8 रुपए थी, तो कितना मिल रहा था उसे, 1 किलो आलू मिल रहा था। जब कीमत घट के 7 हो गई तो उसकी क्वांटिटी 2 किलो हो गई आलू की। जब कीमत और घट गई 6 रुपए हो गई तो उसने 3 किलो आलू खरीद लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मांग वक्र क्या होता है, नतोदर होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया आपका व्यक्तिगत मांग वक्र, जिसमें एक व्यक्ति की मांग को दर्शाने का काम किया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। तो कभी भी कोई भी आए तो मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर, जैसे डी मीन्स डिमांड, ठीक है, डिमांड का, कभी भी जब भी आपको कोई भी टॉपिक आए, कभी बात हो डिमांड की, जहां पे बात आएगी हमेशा वहां पे ऐसी होगा, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मात्रा घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अपोजिट रिलेशन होता है, इसलिए हमने इसको इस तौर पे दर्शाया है। अब ऐसे आपको बाजारी मांग में दर्शाते हैं कैसे काम करता है। अब मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे बताया बाजार, जहां पे मार्केट की बात आती है। बाजार का मतलब मार्केट, मार्केट का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने जाते हैं, एक व्यक्ति नहीं, 10 हो सकते, 20 हो सकते, 50 हो सकते, 100 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा लोग जब किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वो बन जाता है बाजार, मार्केट। तो वहां पर क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है जो ज्यादा खरीदेगा उसको सस्ता मिलेगा और जो कम खरीदेगा उसको महंगा मिलेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आप सामान लेने जाते हो दुकान पे, आप कहते हैं भैया एक किताब कितने की, ये कॉपी कितने की, एक पेन कितने का, तो हमने भाई, उसने बोला दुकानदार ने इस पेन की कीमत 5 रुपए है, और यदि आपने बोला हम 100 पीस लेंगे तो कितने का लगाओगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो उसने हमने उससे कहा कि हम ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो प्राइस क्या होंगे, तो कम हो जाएंगे। इसी तरह क्या होता है, हम अपने घर के लिए सामान लाते हैं, चाहे आटा चावल चीनी, आप 1 किलो लाओगे तो महंगा बैठेगा, और अगर आप 10 किलो 50 किलो 100 किलो लाओगे तो उसकी क्वांटिटी जैसी बढ़ेगी वैसे उसके प्राइस हल्के से कम हो जाएंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्राइस कम हो जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल और है, जैसा हमारी गलियों में सब्जी बेचने वाले आते हैं, या लोकल मार्केट लगती है, बुध बाजार हो गया, वीर बाजार हो गया, शुक्र बाजार हो गया, यहाँ पर आलू वाले, प्याज वाले, टमाटर वाले सब्जी बेचते हैं। क्या जिस रेट पे वो बाजार से लेके आ रहे, मंडी से लेके आ रहे, उसी रेट पे हमको देंगे? नहीं। फिर उन्हें प्रॉफिट क्या होगा, वो क्या करते हैं, मंडी से लेके आए 10 रुपए किलो और हमें देंगे 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। और क्या होगा, अगर हम जाएंगे मंडी में लेने तो हमें जो उन्हें 10 रुपए किलो मिला है वो हमें हो सकता है 15 रुपए किलो मिले, 16 रुपए किलो, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होगी। हम ज्यादा कितने लेंगे, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो,
हम 200 किलो तो लेंगे नहीं ना, 500 किलो तो लेंगे ना। हाँ भैया ऐसा तो कहेंगे कि भाई 500 किलो आलू दे दे, 200 किलो आलू दे दे, 300 किलो आलू दे दे, तो हमारी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए हमारे लिए प्राइस भी ज्यादा कम नहीं होंगे। उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उनके लिए प्राइस भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तौर पे यहाँ पे आपको समझाएंगे कि बाजारी मांग कैसे काम करता है। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक थोक विक्रेता है। कौन है? थोक विक्रेता, होलसेलर से हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, एक तो थोक विक्रेता है, वो डेली क्या करता है, वो डेली बेचता है 500 केजी चीनी। चीनी बेचता है 500 केजी। और यहां पर वो, जैसे कि हम बाजार में बता रहे थे आपको, दो विक्रेता होते हैं। एक होता आपका थोक विक्रेता और एक होता फुटकर विक्रेता। इसको बोलते हैं आपका होलसेलर, इसको बोलते हैं रिटेलर। अब देखिए जैसे जो थोक विक्रेता होता है वो किसी वस्तु को अधिक क्वांटिटी में बेचता है, और जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, इस तरह कम क्वांटिटी में किसी वस्तु को बेचते हैं। तो मान लीजिए जो थोक विक्रेता है उसने चीनी बेची उसने 200 किलो, और उसने पर केजी पर 1 केजी पर उसे केवल 50 पैसा प्रॉफिट हुआ। 50 पैसा प्रॉफिट उसे हुआ। तो उसने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 100 रुपीज। अगर हम यही यहां फुटकर की बात करें तो फुटकर विक्रेता ने चीनी बेची एक दिन में 30 किलो, और उसने पर केजी पे 2 रुपीज जो है प्रॉफिट रखा, तो उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 60 रुपीज का। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो थोक विक्रेता है वो किसी वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी को बेचते तो उनको क्या होता है, वो प्राइस कम रखते हैं, उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता है। और फुटकर विक्रेता क्या होता है, किसी वस्तु की कम क्वांटिटी को बेचते हैं तो वो प्राइस ज्यादा रखते हैं और उनकी जो सेल होती है वो कम होती है, फिर भी उन्हें प्रॉफिट कम होता है। ये आपको यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये था कि ताकि आपको पता चले, जैसे हम बाजार में जाते हैं, यदि हम थोक विक्रेता से सामान लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है, यदि हम फुटकर विक्रेता से सामान लेते तो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। परंतु थोक विक्रेता हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, और फुटकर विक्रेता से हम कितनी भी कम या ज्यादा क्वांटिटी में वस्तु को खरीद सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में कि थोक विक्रेता में अगर सपोज करो आपने जो सामान यहाँ पे 1600 रुपए का लिया है, वही आपको फुटकर विक्रेता से आप परचेज करो तो वही सामान आपको 1800 या 1900 रुपए का पड़ेगा। तो बस ये डिफरेंस होता है कि जो थोक विक्रेता होता है वो अपने जो प्रॉफिट होता है वो उसको कम रखते हैं, और जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनकी सेल कम होती है, इसलिए वो अपना प्रॉफिट ज्यादा रखते हैं। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर बाजारी मांग वक्र को दर्शाते हैं, किस तरह से बाजारी मांग को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, और एक व्यक्ति है श्याम। तो जो राम है, राम बाजार में गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो है उसकी 1 2 3 4, ये उसकी मात्रा हो गई, और ये उसकी कीमत हो गई। तो जब राम बाजार में जाएगा में गया तो उसे 4 रुपए पर 1 केजी जो था उसको
उसकी क्वांटिटी मिली, चाहे वो कोई भी सामान खरीदता, जब उसके 4 रुपए प्राइस थे तो उसको एक क्वांटिटी मिल रहा था 1 केजी। जब उसके प्राइस 3 रुपए हो गए तो उसकी क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई। जब उसके प्राइस 2 हो गए घट के तो उसकी क्वांटिटी बढ़ के 3 हो गई। और जब प्राइस 1 हुआ तो उसकी क्वांटिटी 4 हो गई। जैसे जैसे उसके प्राइस डाउन होते रहे वैसे वैसे उसने उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता रहा है। ऐसी शाम गया और शाम बाजार में गए तो शाम ने किसी वस्तु को खरीदा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, ये कीमत है इसकी शाम की, ये मात्रा दर्शाई गई है। जब 5 रुपए कीमत थी तो शाम 1 केजी खरीद रहा था। जब कीमत 4 हो गई तो शाम ने 2 केजी कर दिया। जब कीमत 3 हो गई तो शाम ने यहाँ पर आपका 1 केजी 3 केजी कर दिया। और ऐसी जब उसकी कीमत क्या हो गई, आपकी 2 हो गई तो उसने 4 कर दिया। और यहाँ पे जब कीमत उसकी 1 हो गई तो उसने क्वांटिटी बढ़ाकर 5 कर दी। तो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी, जैसे जैसे उसके प्राइस में क्या हुआ, फॉल हुआ, डाउन हुआ, वैसी उसकी इंक्रीज हुई, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी। तो इसी तौर पे जब ये राम और श्याम दोनों जुड़ जाएंगे तो एक व्यक्ति की जरूरत होगी जहां पर जो इन दोनों की मांग को पूरा कर सके, तो उसी को कहा जाएगा वो बाजारी मांग, जहां पर एक व्यक्ति की जरूरत होगी जो इनकी दोनों की मांग को पूरा कर सके। चलिए आए इसको डायग्राम बनाते हैं, बाजारी मांग का कैसे इन दोनों के बेस पे डायग्राम बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब एक बाजार में एक व्यक्ति या बाजार में एक विक्रेता, बड़ा विक्रेता, होलसेलर किसी वस्तु की क्वांटिटी को खरीदेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसको ज्यादा, वहां पर उसको क्या मिलेगा, क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी और प्राइस उसके कम होंगे। तो इसी तौर पे इस डायग्राम को बनाएंगे, इसी तौर पे इस डायग्राम को आपको समझाएंगे। जब इसकी कीमत 4 थी तो उसकी क्वांटिटी उसको उसको 3 पीस उसके मिल लेते। जब अब इसकी कीमत जब 4 रुपए थी तो वो 3 पीस उसको ही खरीद रहा था। जब मान लीजिए उसकी कीमत 3 हो गई तो उसकी आपकी क्वांटिटी जो होगी 5 हो जाएगी। जब उसकी कीमत 2 हो जाएगी तो उसकी ये 7 हो जाएगी। और जब कीमत 1 हो जाएगी तो वह इसकी 9 क्वांटिटी खरीदेगा। तो इस तौर पे हम इस लाइन को जो है इसको मैच कर देंगे, ऐसे मिला देंगे और ये आपका बाजार मांग वक्र तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं आपका बाजार मांग वक्र, जो राम और श्याम दोनों की मांग को जोड़कर बनाया गया है। अब देखिए ये बाजार था तो बाजार में क्या हुआ, प्राइस उसके 4 थे और उसे क्वांटिटी कितनी मिली थी, 3 मिली थी। क्यों, उसने ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदा तो उसके प्राइस क्या हुए, कम हो गए और उसकी जो क्वांटिटी थी उसको ज्यादा मिलने लगी। ऐसे उसने जब 3 पीस खरीदेगा, 3 रुपए प्राइस हुए तो उसने 5 पीस खरीदे। ऐसी प्राइस जब 2 रुपए हुए तो वो 7 पीस खरीदेगा। ऐसी प्राइस जब 1 रुपए तो वो 9 पीस खरीदेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसी प्राइस क्या होंगे, प्राइस डाउन होंगे, ऐसी वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। जैसे उसके प्राइस डाउन होंगे तो यहाँ पे 1 + 2 = 3, यहाँ पे 1 + 2 है तो 3, यहाँ 3 प्लस आपका 3 प्लस 2 + 3 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका
4 + 5 = 9। तो इस तरह से क्या होगा, जैसी वो किसी वस्तु की, जब एक होलसेलर, जो होलसेलर होता है वो ज्यादा मात्रा में वस्तु को खरीदता है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था, अगर आप 1 किलो चीनी लोगे तो आपको महंगी पड़ेगी, और यदि आप 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो चीनी लेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। इस तौर पे हम बाजारी मांग वक्र को दर्शाते हैं। अब आपको बताए जाएंगे इसके बाद बाजारी मांग वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं।